गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे व्यंजन हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्वर भी आते हैं इनके उदाहरणों में। ये वर्ण हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। वायु प्रक्षेप क्या है? जब हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से श्वास निकलता है, जैसे नाक से निकलता है उस तरह से हवा निकलता है, वायु निकलता है, ठीक है। तो वायु की जो स्पीड होता है वो किसी वर्ण में कम होता है तो किसी वर्ण में अधिक होता है। अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो उसके हिसाब से, उसके विचार से व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। नाद की दृष्टि से, नाद का मतलब क्या होता है? नाद का मतलब होता है ध्वनि, आवाज़, ठीक है। ये मत समझना कि जिस सीमेंट वाले बर्तन में मवेशियों को खिलाया जाता है उसे नाद, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नाद नहीं है। ये नाद आवाज़ से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। तो जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ निकलता है, ठीक है, हकार जैसा ध्वनि। तो उस ध्वनि के विचार से दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष वर्ण। स्पष्ट हो गया ना? अब पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से जो दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ये क्या है। अल्पप्राण, जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, अल्प मात्रा का मतलब वो बहुत ही कम मात्रा में निकले, और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती हो, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे ये ध्यान देना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। जैसे क वर्ग में क, ख छोड़ देना है, दूसरा छोड़ देना है, तीसरा ग, चौथा छोड़ देना है, पांचवा अंग, अर्थात क ग अंग। उसी तरीके से च छ झ य, च वर्ग में च, छ छोड़ देना है ज, झ छोड़ देना है य। उसी तरह से ठ ठ में ट, ठ नहीं होगा, ड, ढ नहीं होगा, अड़ा। उसी तरह से त में त वर्ग में त, द, न। उसी तरह से प वर्ग में प, ब, म। और इनके साथ ही साथ ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये भी अल्पप्राण में ही आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, य, र, ल, व। इसको याद करने का मैं एक तुम लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। ये नीचे देखो, नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे दिख रहा है ना, ये सबसे नीचे ये वाला लाइन A135 135 अंतस्थ हकारन। याद करने का एक सूत्र हो गया। 135 का मतलब हुआ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण। अंतस्थ का मतलब हुआ अंतस्थ व्यंजन, जैसे ये 4। और हकारन का मतलब हुआ कि हकार की ध्वनि नहीं हो, ठीक है। न का मतलब हुआ नहीं, हकारन। समझ में आ गया ना? अगला है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले, महा का मतलब हुआ अधिक, और जिसमें हकार जैसी ध्वनि होती हो, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा हम लोग पढ़ चुके थे। बचा कौन कौन सा? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या होगा? महाप्राण होगा। या तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, जिसे उसमें व्यंजन कहते हैं, उसमें व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया ना? इसको कहेंगे 24 उसमें हकार। याद करने का एक तरीका, 24 का मतलब हुआ दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, उसमें व्यंजन और जिसमें हकार की ध्वनि हो। स्पष्ट हो गया ना? अब हम लोग चलते हैं नाद की दृष्टि से। नाद की दृष्टि से दो होता है। नाद का मतलब होता है आवाज़, झंकार उत्पन्न होना, ठीक है। तो झंकार उत्पन्न होने के विचार से दो भागों में बांटा गया वर्णों को, घोष और अघोष। कंपन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रियाँ, स्वर तंत्रियाँ, स्वर का मतलब हुआ आवाज़, तंत्रियाँ का मतलब हुआ एक तरह से यंत्र, तंत्र। जब हम बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, उनमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसके विचार से दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र या झंकृत होती है वे घोष कहलाती हैं, और जिनमें स्वरतंत्र या झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाती हैं। स्पष्ट हो गया दोनों का परिभाषा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण। स्पष्ट हो गया ना। सारे स्वर वर्ण इसी के अंतर्गत आते हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं अ से लेकर औ तक। और तीसरा, चौथा, पांचवा तो हो ही गया। य र ल व अर्थात अंतस्थ व्यंजन, और एक ह आता है। नाद का इसमें उपयोग होता है। नाद का मतलब हुआ आवाज। अघोष क्या है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती है उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तीनों स अघोष के अंतर्गत आता है। इसको याद रखना, 12 स अघोष का तरीका क्या है? याद करने का एक तरीका, 12 स मतलब पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स, 12 स अघोष हो गया। स्पष्ट हो गया। इसमें श्वास का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? श्वास का। थोड़ा बहुत हम लोग कुछ अन्य जानकारी भी ले लेते हैं। एक बार विवाद उत्पन्न हुआ था कि सर ये हलंत जो लगाया जाता है वह सटा कर या थोड़ा सा हटा कर, तो थोड़ा सा हटा कर रहता है, सीधा के तिरछा तिरछा रहता है, ये ध्यान देना होगा। हल क्या है? व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब उसे हल कहते हैं। ये ध्यान देना होगा, नीचे लगाई जाती है, ठीक है। जैसे क में हलंत, ख में हलंत। हलंत नहीं, हल होता है, लेकिन हम लोग हलंत बोलते हैं क्योंकि हल हो जिसके अंत में, हलंत। स्पष्ट हो गया ना। हल है जरूर, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं क आकार का, क ह्रस्व इकार की, उसी तरीके से हलंत इसको पढ़ा जाता है जब उच्चारण किया जाएगा तब। ये भी है बहुत ही अच्छा चीज़, जब तुम लोग कंप्यूटर वगैरह टाइपिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए बहुत। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों की संख्या वैसे पहले 3 था, लेकिन लोगों ने इसको स्र को भी इसी की श्रेणी में डाला है तो 4 हो गया अब। संयुक्त 6, क में हलंत, धन मूर्धन्य स। ध्यान देना होगा, क में हलंत आधा होगा, अर्थात क में हलंत होगा, जबकि मूर्धन्य स में हलंत नहीं होगा। त्र, त में हलंत र, ज्ञ, च में हलंत य, स्र, स में हलंत कौन सा स है? तालव्य स, र। याद करने का तरीका इंग्लिश में बोलो, चलो। के एस एच होता है, के से क, एस एच तालव्य, मूर्धन्य स। त्र, टी आर होता है, टी आर। ज्ञ, ध्यान देना, आधा ग और य नहीं है, च में हलंत है और यहाँ है, जिसका होगा जे वाई एन, ठीक है ना, ज्ञ। ये ध्यान देना होगा, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर पड़ते हैं। स्र, एस एच आर। जब इंग्लिश में चले जाओ तो हिंदी में ऑटोमेटिक समझ जाओ। तो आज का क्लास इतना ही रहा, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।